लाइटिंग होने पर चमक हमेशा अच्छी होगी। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, लाइटनिंग की अगर एक समान और पर्याप्त व्यवस्था होगी तो चमक अच्छी रहेगी। प्रश्न का उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 वाट की ट्यूबलाइट की लंबाई कितनी होती है? सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, 120 सेंटीमीटर की होती है तो वो 40 वाट की ट्यूबलाइट होती है। और 120 सेंटीमीटर को अपन 1.2 मीटर भी लिख सकते हैं। प्रश्न का उत्तर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेसेंट ट्यूब का औसत कार्यकाल कितना होता है? तो 6000 कार्य घंटे के आसपास होती है। जबकि जो अपना फ्लोरेसेंट लैंप के अलावा गैस डिस्चार्ज लैंप जितने भी होते हैं इनकी 5000 कार्य घंटे होती है, जैसे सोडियम वेपर लैंप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वोल्टेज प्रचालन में फिलामेंट लैंप की जीवन काल वृद्धि कैसे होगी? एक वोल्टेज प्रचालन में फिलामेंट लैंप की जीवन काल वृद्धि, तो दोस्तों इसके लिए तो प्रश्न का उत्तर क्या कह रहा है? ये बी, ये उत्तर इसका गलत है दोस्तों। ये कह रहा है कि एक वोल्टेज प्रचालन में फिलामेंट लैंप की जीवन काल वृद्धि। दोस्तों अगर एक समान वोल्टेज पर वो प्रचालित होता जा रहा है तो जीवन काल उसका बढ़ेगा। अगर लैंप एक जैसे वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है तो उसके जीवन काल में वृद्धि होगी। दोस्तों प्रश्न का उत्तर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थ को गर्म करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युतिक उपकरण काम में लेते हैं? सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, वैद्युतिक केतली काम में लेंगे। इलेक्ट्रिक केटल गर्म करने के काम आती है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में सबसे ठंडा भाग कौन सा है? तो सबसे ठंडा भाग इसका वाष्पीकारक यानी जो रेफ्रिजरेंट करता है वही सबसे ठंडा भाग है। कंडेंसर जो होता है दोस्तों वो स्टीम को ठंडा करने के काम आता है। कंप्रेसर जो है वो उसको कंप्रेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है? निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु होती है। 80% निकेल और 20% क्रोमियम होता है। प्रश्न का ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि नाइक्रोम की तापीय कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है? तापीय चालकता कितनी है? दोस्तों एक स्टैंडर्ड आंकड़ा है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। प्रश्न का ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के नेगेटिव टर्मिनल से क्या जोड़ा जाता है? दोस्तों धातु का नेगेटिव टर्मिनल जो होता है तो वो कैथोड कहलाता है, एनोड पॉजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन है, थर्मोकपल किसके सिद्धांत पर आधारित होता है? दोस्तों थर्मोकपल सिद्धांत जो है वो सीबेक प्रभाव पर काम करता है। थर्मोकपल मापी यंत्र जो होते हैं सीबेक प्रभाव पर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए तो शुद्ध डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। बी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू करने से पहले आपको कौन सा कार्य कर लेना चाहिए? तो दोस्तों प्रश्न का उत्तर ए रहेगा कि हमें वहाँ पर साफ सफाई टर्मिनल की कर लेनी चाहिए, तो उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोमोटिव को परिचालित करने के लिए किस प्रकार की मोटर है? दोस्तों ये एक रेलवे का कोई ये प्रसाधन होता है, एक तरह का संसाधन है। और लोकोमोटिव एक तरह का व्हीकल ही होता है। और वाहन जितने भी होते हैं उनमें डीसी की सीरीज मोटर ही होती है, क्योंकि हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। प्रश्न का उत्तर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेकिंग का प्रकार है? दोस्तों प्लगिंग, रीजनरेटिव और रियोस्टेट ये सारी ब्रेकिंग है। और उसके बाद में मैकेनिकल ब्रेकिंग का भी प्रकार है। प्रश्न का उत्तर ई रहेगा। प्लगिंग और रीजनरेटिव ब्रेकिंग ये तो अपने इंडक्शन मोटर में भी होती है। मैकेनिकल ब्रेकिंग, रियोस्टेट ब्रेकिंग ये भी काम में अपन लेते हैं। प्रश्न का उत्तर ई रहेगा। ये चारों ब्रेकिंग के ही प्रकार है। अगला क्वेश्चन है कि 1000 आरपीएम पर चलने वाले शंट जनरेटर में 100 वोल्ट विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। यदि गति को बढ़ाकर 1200 आरपीएम कर दें तो ईएमएफ कितना होगा? दोस्तों हम सब जानते हैं प्रेरित ईएमएफ गति के समानुपाती होता है, और गति बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। यानी N1/N2 इक्वल टू V1/V2 होता है। दोस्तों कैलकुलेशन करके आप अपने उत्तर का मिलान जरूर कर सकते हैं। प्रश्न का उत्तर ए आ जाएगा, 120 वोल्ट हो जाएगी, क्योंकि 1000 आरपीएम पर 100 वोल्ट है तो 1200 आरपीएम पर 120 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस सीरीज जनरेटर का उपयोग करते हैं? दोस्तों प्रश्न की लैंग्वेज कुछ आगे पीछे हो चुकी है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता बढ़ाने के लिए सीरीज जनरेटर का उपयोग करते हैं? दोस्तों हम सब जानते हैं सीरीज जनरेटर का उपयोग बूस्टर के रूप में किया जाता है। यानी वो लाइन में वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं उसके लिए काम में लिया जाता है। दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप को अगर वो पूरा कर देता है तो लाइन का रेगुलेशन भी सुधरेगा। यानी लाइन वोल्टेज भी है, लाइन का रेगुलेशन भी है, दोनों हो गए। इससे पावर भी कांस्टेंट रहेगी
और लाइन को एक जो रिएक्शन प्रभाव है वो भी खत्म होगा। दोस्तों प्रश्न का उत्तर ई होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक मल्टीमीटर में बैटरी कमज़ोर होती है तो वह क्या करेगा। दोस्तों मल्टीमीटर में अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, जैसा कि ओम मीटर का है, तो अगर आप इसका रेजिस्टेंस मापने के लिए काम में लेते हैं, जैसे मान लीजिए, तो दोस्तों मीटर आपको रीडिंग प्रॉपर नहीं देगा और मापी आपको कम रीडिंग देगा। और मान लीजिए कि कोई सांकेतिक प्रकार का ओम मीटर है दोस्तों, और उसकी बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाती है, दोनों लीड जैसे ही अपन शॉर्ट करवाएंगे तो मापी की सुई यानी पॉइंटर 0 पर नहीं आएगा दोस्तों, तो ये बैटरी लो होने का ही संकेत होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टीवी टेक्नीशियन के पास उपयोग किया जाने वाला महत्वपूर्ण उपकरण है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, मल्टीमीटर सबके पास होना चाहिए, और मल्टीमीटर का दूसरा नाम एवोमीटर भी होता है, AVO यानी एम्पियर, वोल्ट और ओम मापने वाला मीटर। तो दोस्तों प्रश्न का उत्तर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मान मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मीटर एक आदर्श परिणाम देगा। दोस्तों सबसे बेटर ऑप्शन तो देखो ओम मीटर होता है, लेकिन वो तो ऑप्शन में है नहीं, तो फिर प्रश्न का उत्तर अपन बी कर देंगे, मल्टीमीटर, क्योंकि इसमें ओम मीटर भी होता है। एक मल्टीमीटर में एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर तीनों मीटर ही होते हैं। ये जो VTVM है ये तो वैक्यूम टाइप वोल्ट मीटर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रकार का मल्टीमीटर अधिक सेंसिटिव और स्पष्ट रीडिंग देगा। सीधी सी बात है, डिजिटल मीटरों की आजकल है, एनालॉग की तुलना में डिजिटल मापी यंत्र जो होते हैं उनकी एक्यूरेसी अधिक है और त्रुटि कम भी होती है उनमें, तो बी उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वैद्युतिक मशीनों में विद्युत चुंबकीय ध्रुव के सूज की पसंदीदा सामग्री कौन सी है। मशीनों में पोल शू की सामग्री पूछी है। दोस्तों पोल शू कास्ट आयरन के होते हैं, शुद्ध लोहा जिसको अपन कहते हैं, कास्ट आयरन के लेमिनेटेड होते हैं, सी उत्तर कर देंगे, शुद्ध लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फेज वाले वैद्युतिक आपूर्ति वाइंडिंग में वैद्युतिक डिग्री कितनी होती है। दोस्तों 2 फेज है तो 90 डिग्री का फेज अंतर होगा। अब सोचने वाली चीज़ ये है कि आपको 180 नहीं करना है दोस्तों, वास्तव में सिंगल फेज में 90 डिग्री नहीं, वो 2 फेजों में ही होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ में अंतर तभी होता है ना जब कम से कम 2 हो। एक फेज में क्या अंतर होगा, 2 फेज होते तभी तो अंतर होता है ना, तो 90 डिग्री का फेज अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, मेगर किसका संयोजन है। दोस्तों मेगर में एक जनरेटर होता है, एक ओम मीटर होता है, तो वो जनरेटर और ओम मीटर दोनों का मिश्रण होता है और अपन को रीडिंग देता है। फ़र्क इतना सा है कि ये हाई वैल्यू में रीडिंग देता है, 500 वोल्ट की DC देता है, 160 RPM इसकी रेटेड स्पीड होती है, और मेगा ओम में ये मापन करता है, यानी इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्योंकि कैपेसिटर का काम है फेज बांटना या घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनाना। जब कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो एक फेज को 2 फेजों में बांटने वाला वहाँ है ही नहीं, या घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनेगा नहीं, तो फिर मोटर स्टार्ट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट में किस प्रकार की मोटर होती है। दोस्तों लिफ्ट में 2 मोटरें होती है, एक तो DC की सीरीज मोटर होती है और दूसरी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है। तो दोस्तों प्रश्न का उत्तर ई करेंगे कि बी और डी दोनों, सीरीज मोटर भी हो सकती है और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी हो सकती है।